वेब सीरीज स्टोरी एक्सप्रेस प्रेजेंट्स डार्क डिज़ायर। इस कहानी में सस्पेंस और भी बढ़ता जा रहा है। अब तो ये सामने निकल कर आ गया है कि इस्तेबान के पैरों में गोली और किसी ने नहीं बल्कि उसके भाई लियो ने ही मारी थी। ऐसा उसने क्यों किया और ये ब्रेंडा का कातिल कौन है? दारियो अपने पिता की मौत का बदला और अपने परिवार को उजाड़ने का बदला लेने के लिए क्या साजिश करने वाला है? कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारे लिए और भी मोटिवेशन बढ़ जाएगी। आज के हिस्से की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी एक मैजिक शो को देख रहे हैं। मैजिशियन ने ब्रेंडा को स्टेज पर बुलाया। इस जादू में मैजिशियन ने ब्रेंडा को गायब ही कर दिया। लियो, इस्तेबान और एल्मा ये सब बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। इस्तेबान ने यह जादू लियो पर करने को कहा। जब लियो बैठा तब उसके पास गायब हुई ब्रेंडा आ गई। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। लियो और इस्तेबान की लड़ाई हो रही है। इस्तेबान ने कहा, मैं तुझे जान से मार दूंगा कमीने। तूने मेरी टांग खराब की, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लियो को ज़मीन पर लिटाकर काफ़ी मारने के बाद इस्तेबान ने उसे छोड़ दिया और कहा, मैं एल्मा से गुप्त रूप से ज़रूर मिला, पर वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हम दोनों ब्रेंडा के केस के सिलसिले में बात करते हैं। तुमको तो इंटरेस्ट है नहीं, पर तुम मुझे ये बताओ, तुमने मेरे पैरों पर गोली क्यों मारी थी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? लियो ने कहा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे लगा कोई चोर है। इस्तेबान ने पूछा, पर तुम उस समय ब्रेंडा के घर कर क्या रहे थे? लियो ने कहा, वही जो तुम कर रहे थे। यहाँ हमें एक नया राज खुला दिखता है। लियो का ब्रेंडा के घर आना जाना लगा रहता था। उसके ब्रेंडा से संबंध थे। लियो ने इस्तेबान से गुजारिश की, प्लीज़ एल्मा से इस बारे में कुछ मत कहना, मुझे तुम्हारी टांग के लिए खेद है। इस्तेबान ने गुस्से में अपनी आवाज़ को तेज़ कर कहा, इतने सालों में आज तुम्हें खेद जताने का मौका मिला, पहले भी तुम ये बात कह सकते थे। लियो ने कहा, तो अब कह रहा हूँ, और ये ब्रेंडा का केस बंद कर दो। अगर इसमें जांच करोगे तो मेरा नाम भी आएगा, एल्मा को सब पता चल जाएगा। इस्तेबान ने कहा, ज़रूर, तो ये वजह थी कि तुम इस केस से कतरा रहे थे। खैर फिक्र मत करो, मुर्दे दफन ही रहेंगे और मैं एल्मा को भी कुछ नहीं बताने वाला। लियो ये सब सुनकर चला गया, पर इस्तेबान के चेहरे का गुस्सा हम अभी भी देख सकते हैं। लियो एडिथ के पास गया और कहा, मुझे ब्रेंडा की लाश खोद कर निकालने के लिए वारंट चाहिए। एल्मा इस्तेबान के पास पहुंची है जानने के लिए कि दारियो के साथ उसने क्या किया है। इस्तेबान ने कहा, मैंने उससे सम्मान के साथ बात किया और कहा कि वो तुम्हें परेशान करना बंद कर दे। अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया गया कि इस्तेबान ने उसे बांध कर बुरी तरह मारा और फिर एक डेड बॉडी को ले जाकर जंगल में फेंक दिया। ये डेड बॉडी किसकी है ये हमें आगे पता चलेगा। एल्मा ने कहा, मैं लियो से सब कुछ बताने वाली हूँ। मैं उसे ये नहीं छिपा सकती कि मेरा दारियो के साथ रिश्ता था। मैं अपना मन हल्का करना चाहती हूँ। इस्तेबान ने कहा, गलती से भी ऐसा मत करना। अपने बारे में ना सही, जोए के बारे में सोचो। तुम क्यों उसे एक बिखरा हुआ परिवार देना चाहती हो? जाओ और सब कुछ भुलाकर एक नॉर्मल लाइफ जियो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। एल्वा जब दारियो से मिली तब उसने कहा, तुम ज़्यादा बनो मत। मुझे मालूम है कि तुम मेरे पास लियो को बर्बाद करने के इरादे से आए थे। तुमने मेरे परिवार के बारे में सब कुछ पता किया है। दारियो ने कहा, उस कमीने इस्तेबान ने मुझे धोखे से मारा, इतनी सारी यातनाएं दी, क्या उसे ये हक था? फिर आज दोपहर के बाद मैं तुमसे कोई संपर्क नहीं रखूंगा। इधर एडिथ ने लियो से कहा, वारंट ऐसे नहीं मिल सकता, वो तब मिलेगा जब मृत्यु के कारण पर कोई शंका हो। लियो ने कहा, तुम मुझे कानून मत सिखाओ, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। मार्लोस में किसी से संपर्क करो, मुझे ब्रेंडा की लाश निकालनी है। इस्तेबान जब ब्रेंडा के घर के आगे आया तब उसे याद आया कि किस तरह वो गोली लगने के बाद हॉस्पिटल में था। वहाँ ब्रेंडा भी थी। तभी लियो वहाँ पहुँचा और कहा कि वो गोली मारने वाले को जल्दी ढूंढ निकालेगा। अब जब इस्तेबान को ये सब याद आ रहा है तब उसे अपने आप पर हंसी आ रही है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि लियो गोली चलाने के बाद वापस ब्रेंडा के पास गया था। ब्रेंडा ने उसे भगा दिया था उसे बचाने के लिए। फिर वो इस्तेबान के पास गई, एम्बुलेंस बुलाया और उसे हॉस्पिटल ले गई थी। इन सब चीज़ों को अब इस्तेबान इमेजिन कर पा रहा है कि ऐसा ही हुआ होगा। उसने अपने आप से कहा, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, उन दोनों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। घर पर लियो ने एल्मा से कहा, मैंने दारियो को नौकरी देने का फैसला कर लिया है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड साफ है और मुझे माफ़ कर दो, आज मेरी इस्तेबान से लड़ाई हो गई। मैं तुम्हारे और उसे लेकर शक करने लगा था, पर अब सब ठीक है। जोए से मिलने दारियो पहुंचा है। अब वो उसे दोस्ती बढ़ा रहे हैं, पर जोए के साथ क्या साजिश हो रही है वो उसे नहीं पता। दारियो तो उसके लिए गुब्बारे लाया है। जोए ने कहा, मुझे तो ऐसा ही लड़का चाहिए जो मेरे लिए गुब्बारे लाए, कविताएं पढ़कर सुनाए। जब दोनों जोए के घर के बाहर पहुंचे तब दोनों ने एक दूसरे को किस किया। दारियो जब अपनी माँ से मिलने पहुंचा तब लुसिंडा ने कहा, तुम मर चुके हो,
लेकिन तुम ये नहीं जानते, मैंने खुद तुम्हें अपने हाथों से मारा है। मैंने तुम्हें डुबो दिया था। पर यह बात किसी से मत कहना, नहीं तो सब मुझे पागल समझेंगे। एल्मा अपने साइकेट्रिस्ट के पास पहुंची है और कह रही है, मेरे देवर ने दारियो को गुनहगार बताया, पर मेरे पति ने दारियो का आपराधिक रिकॉर्ड चेक कराया नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस से। वो एकदम क्लीन निकला। अगर उनके परिवार में किसी का भी आपराधिक रिकॉर्ड होता तो डेटाबेस में आ जाता, पर ऐसा कुछ भी नहीं निकला। मुझे तो लगता है दारियो बेकसूर है। बात कुछ और है। घर पर एल्मा को एक सपना आया है जिसमें वो वहाँ पहुँची है जहाँ मजिशियन ने लियो के साथ ब्रेंडा को दिखाया था। तब एल्मा कह रही थी ब्रेंडा से, वो मेरा है, उसे छीनने की कोशिश मत करो। इतने में उसकी नींद खुल गई। उठकर उसने किसी को फ़ोन किया है। उसने कहा, मैं वो डेटाबेस फिर से देखना चाहती हूँ। लियो ने जर्मन कब्रिस्तान में खुदाई करवाई। कॉफिन निकाली गई पर इसमें लाश नहीं है। अब ये क्या राज है? गॉडफादर ने इस्तेबान को एंटोनियो से जुड़ी फाइल दे दी है। इस्तेबान ने इसके लिए थैंक यू कहा और पूछा, बस एक जानकारी और दे दो, वो इंसान जिसने ब्रेंडा की गवाही वाली फाइल को गायब कराया, क्या वो लियो ही था? गॉडफादर ने इसका जवाब खामोशी में दिया। इस खामोशी का मतलब हाँ में निकाला जा सकता है। लियो ने वेलेजो से कहा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि लाश यहाँ नहीं थी, नहीं तो मामला और उलझ जाएगा। वेलेजो ने कहा, पर मुझे रिपोर्ट अपने अफसर को दिखानी होगी। इस पर लियो ने जवाब दिया, तुम रिपोर्ट में ये दिखाओगे कि इसका परिणाम गोपनीय है। ये बहुत संवेदनशील मामला है। वेलेजो ने इस बात की स्वीकृति दे दी और अब वापस ब्रेंडा की लाश की जगह फिर से मिट्टी डाली जा रही है। और अब कहानी का अगला हिस्सा। एल्मा की एक ऐसे दोस्त से जान पहचान है जो उसे नेशनल डेटाबेस दे सकती है। उसने उसे ये जानकारी हासिल कर ली। उसने झूठ बोला कि उसे अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड की जांच करानी है। जब ये बात इस्तेबान से एल्मा ने कही कि उसने ये झूठ बोला है, तब इस्तेबान ने कहा, दारियो की उम्र के हिसाब से तो दारियो का प्रेम प्रसंग तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि जोए के साथ ही चलना चाहिए। एल्मा को यह मजाक पसंद नहीं आया। उसने कहा, ये सब छोड़ो, अब ये सुनो कि मैंने क्या पता किया है। इस्तेबान बड़े गौर से उसे सुने जा रहा था। एल्मा ने कहा, दारियो एल्बर्टो मैसियस नाम के प्रतिष्ठित वकील का बेटा है। उसकी 2008 में हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। उसकी माँ का नाम लूसरो एंड्रे था। वो एक हाउसवाइफ है और वो एक जानी मानी हस्ती है। आजकल पेरिस में रहती है। दारियो ने सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। इस्तेबान ने कहा, अच्छा, तुमने तुम्हारी कहानी सुना ली, अब मेरी सुनो। ये डेटाबेस में क्या है मुझे इसकी परवाह नहीं, पर ये फाइल देखो। दारियो कुर्नेवाका में ट्रपांजो के एक मैकेनिक एंटोनियो का बेटा है। वो आदमी जिसने क्रूरता से एक 5 साल की लड़की की हत्या की। एल्मा ने कहा, अगर तुम्हारी बात मान भी ले तो दारियो का इस डेटाबेस में इतना साफ चरित्र कैसे है? इस्तेबान ने कहा, हो सकता है जैसे तुम्हारी पहुंच है उस डेटाबेस वालों से, वैसे ही उसका भी हो। फाइल में चेंजेस करा लिए गए हों। तुमने अगर ये वक्त उसके बचपन को जानने में लगाया होता, वो क्या करता था, कहाँ रहता था, कौन उसके दोस्त थे, तो शायद हम कहीं आगे बढ़े होते। पर तुमको तो अपनी करनी है। ये सब सुनकर एल्मा गुस्से में यहाँ से चली गई। इस्तेबान ने उसका पीछा किया। अब जोए अक्सर हमें दारियो के साथ दिख जाती है। आज तो करीना ने भी उसे दारियो के साथ देखा। इधर जंगल में एक लाश मिली है। यहाँ लियो और इस्तेबान भी पहुँचे हैं। लियो ने बताया, यहाँ जो लाश मिली है उसकी उम्र महज 5 या 6 साल की होगी। इस्तेबान एक बीमा कंपनी का एजेंट बनकर लुसिंडा के घर पहुँचा है। उसने दारियो की तस्वीर दिखाते हुए लुसिंडा से पूछा, क्या तुम इस तस्वीर को पहचानती हो? लुसिंडा ने कहा, हाँ, ये मेरा बेटा था, वो मर गया। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। नर्स यहाँ आई और इस्तेबान को डांट कर यहाँ से भगा दिया। इधर एल्मा का एक और सच से सामना होना अभी बाकी है। अब वो दारियो से मिलने उसके ऑफिस पहुंची। यहाँ जब वो नहीं था तब उसने एक नोट छोड़ना चाहा, तभी उसे जोए के नाम का नोट मिला जिसमें जोए का नंबर भी मेंशन्ड है। एल्मा ने इस नंबर पर फ़ोन भी किया, पर इस समय जोए दारियो के साथ है। जोए थोड़ी दूरी पर थी जबकि दारियो ने इस फ़ोन को देखा। उसने नंबर पढ़कर फ़ोन को पानी में फेंक दिया। घर पहुंचकर एल्मा ने करीना से बात की फ़ोन पर। करीना ने बताया कि वो किसी दोस्त के साथ घूमने गई है। कॉलेज उसने बंक किया है। करीना ने यह भी बताया कि लड़का किसी मैकेनिक शॉप से है। ये सुनकर एल्मा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। वो दौड़ते हुए लियो के पास पहुंची। उसने कहा, हमें तुरंत पुलिस को बुलाना होगा। इस्तेबान अभी भी उन रिकॉर्डिंग्स को देखने में लगा है। अपनी नींदें हराम करके वो सच पता लगाना चाहता है। इतने में वेलोजो का फ़ोन आया उसे। उसने कहा, तुम्हारे भाई ने ब्रेंडा की लाश निकलवाने का आदेश दिया, पर उसने मुझे ये तुम्हें बताने से मना किया था। इतने में इस्तेबान को एक शख्स दिखा है ब्रेंडा के घर के अंदर जाते हुए। इस्तेबान ने फ़ोन पर ध्यान न देकर इस वीडियो को जूम इन किया। ये तो लियो है, यानी कत्ल वाली रात लियो भी वहाँ गया था।
ये देखकर इस्तेबान ने अपना माथा पीटा। अब ये क्या पहेली है। जोए को ढूंढने के लिए अब पुलिस की मदद लियो ने एल्मा के कहने पर ले ली है। इस समय एल्मा रोते हुए कह रही है, ये सब मेरी गलती है। अब मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें चीट किया है। उसका नाम दारियो है। ये सुनकर लियो को हैरत हुई। एल्मा ने आगे भी कहा, वो सब मेरी गलती थी। मैंने अपने आप को तुमसे अपेक्षित महसूस किया, पर अब वो सब पास्ट है। जब मैंने दारियो से संपर्क खत्म किया तब उसने जोए से दोस्ती बढ़ा ली है और जोए के गायब होने में उसी का हाथ है। लियो ने कहा, इतने टाइम से तुमने मुझसे ये सब छिपाया। वो मेरे घर में आया और मैंने उसे आने दिया, सब तुम्हारी वजह से। इस समय बड़े गुस्से में था। उसने कहा, अब तुम अपना मुंह बंद रखो, अब मुझे इसे संभालने दो। वो गुस्से में यहाँ से चला गया है। दारियो जोए को बाथटब में ले जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे ब्रेंडा की मौत हुई थी। इसी नोट पर यह हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। इस कहानी में अभी और कई रहस्यों से पर्दा उठना बाकी है। आगे की कहानी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।